हल करने का एक ही तरीका है। अगला हो सकता है केस तीसरा कि अगर दी गई अभिक्रिया के लिए डेल एन जी का मान 0 से भी क्या आ रहा है, कम। अब बताओ रे, Kp बराबर क्या होता है, Kc और RT की पावर डेल एन जी। अब आपको पता है कि डेल एन जी का मान 0 से भी कम हो गया, तो मान लो यहाँ कोई -1, 0 से क्या है, कम। अब बताना देखिए, Kp बराबर Kc। अब आपको पता है ये RT -1 का मतलब इसको कहा जाता है, क्या RT ऊपर जाकर क्या बनेगा, RT -1। इसको कहाँ लिख दिया, नीचे। अब बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, बजर गुणा। तो बताओ Kc बराबर क्या आ रहा है, Kp, और ये RT। आज बताओ किसका मान अधिक है, Kc Kp से क्या है, ज्यादा। तो मतलब बताओ ये क्या हुआ, Kc क्या है रे, ज्यादा। इसका मतलब अपने को एक बार साम्य स्थिरांक के बारे में ये सीखने को मिला। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल एन जी का मान 0 होता है, उत्पादों और अभिकारकों के गैसीय मोल आपस में बराबर होते हैं, तो उन अभिक्रियाओं के लिए Kp Kc की क्या होता है, बराबर। ऐसे ही जिन अभिक्रियाओं के लिए गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल 0 से क्या हो रहा है, ज्यादा, और 0 से ज्यादा होता है वहां क्या आता है, Kp Kc से ज्यादा आता है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल एन जी 0 से क्या हो गया, कम, उन अभिक्रियाओं के लिए क्या ज्यादा आता है, Kc ज्यादा आता है Kp से। तो साम्य स्थिरांक के बारे में अपना आज पहला पॉइंट यही है, Kc बड़ा होगा, Kp बड़ा होगा, Kp Kc के बराबर होगा, कि दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में कैसे पता करें, क्या होगा। तो अपने को बताओ क्या देखना है, डेल एन जी। डेल एन जी क्या है, ठोस को कभी गिनना नहीं है, आदि के द्रव्य को कभी नहीं गिनना, किसको है, एक तो गैस को या एकवश को। देखो ये एक बार पहला पॉइंट है अपना, साम्य स्थिरांक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है, तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था Kp और Kc में संबंध का। Kp वह साम्य स्थिरांक है जो आंशिक दाब के पदों में लिखा जाता है, Kc वह साम्य स्थिरांक है जो सक्रिय द्रव्यमान के पदों में लिखा जाता है। और Kp और Kc में संबंध का एक ही फॉर्मूला है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल एन जी। हो गया ये तो। पहला देखो, ये तो यही, पहला तो कल वाला हमने पढ़ाई था कि Kp और Kc में क्या होता है। आज देख रहे हैं जब डेल एन जी का मान 0 हो तो Kp Kc के बराबर आ रहा है, अगर 0 से ज्यादा हो तो Kp Kc से बड़ा आ रहा है। यहाँ कंडीशन है कि डेल एन जी का मान 0 से क्या है, कम। हो गया ये। बात एक साथ लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लिखो। यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि 2 साल से तो केवल
संबंध का क्वेश्चन आ रहा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, केवल केपी पहले की सालों में अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पर लिखो देखिए, दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उत्क्रमणीयों के लिए केपी व के संबंध बताओ। दी गई उत्क्रमणीयों के लिए केपी व के संबंध बताओ। संबंध बताओ। पहला, H2I2 के साथ क्रिया करके दोनों अभिकारक आपस में उत्पाद बना रहे हैं HI, संतुलित करने के लिए गुणांक लगाया 2। पहली अभिक्रिया ये है। दूसरी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, तो भी संतुलित किया, और यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 3। तीसरा, जैसे PCl5 का वियोजन हो रहा है, ये भी दी गई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, पहले PCl3 बना और Cl2 बन गया। ऐसे ही चौथा, कार्बन ठोस है, ये O2 गैस के साथ क्रिया किया और ये बना रहा है CO2 गैस। इन चारों अभिक्रियाओं के लिए ये लिख लो कि कहाँ Kp बराबर Kc है, कहाँ Kp Kc से ज्यादा है, कहाँ Kc Kp से ज्यादा है। देखो सबका सही आना चाहिए भाई। बताओ देखिए, पहले में बताओ, पहले में क्या देखना पड़ेगा, डेल एन जी कितना रहे, उत्पादों के गैसीय मोल 2 माइनस अभिकारकों के भी कितने 2, तो बताओ और कितना हुआ 0। और जहां डेल एन जी 0 आता है उस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, केपी केसी के बराबर। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा रे, केपी के बराबर होगा। यहां देखो रे, कोई अपने को केपी केसी में संबंध देखना है तो डेल एन जी देखो कितना रे, बोलो उत्पादों के गैसीय मोल 2 माइनस अभिकारकों के कितने 3 रे 4, कुल मिला के डेल एन जी का मान कितना आ गया रे -2। फॉर्मूले में लिखो रे, केपी बराबर केसी, आरटी की पावर कितना रे -2। अब आपको पता है यहाँ क्या ज्यादा है, ये आरटी जाएगा नीचे और ये इससे क्या हो जाएगा गुणा। अब बताओ रे क्या ज्यादा है, यहाँ केसी ज्यादा है किससे, केपी। यहाँ देखो देखिए यहाँ क्या ज्यादा है, बोलो इसके लिए डेल एन जी लिखो, उत्पादों के गैसीय मोल 2 माइनस अभिकारकों के 1, कितना आया रे पॉजिटिव में 1। बताओ केपी बराबर क्या आया केसी, और ये आरटी की पावर कितना आ गया 1। अब देखो आज आरटी केसी के साथ गुणा में है, इसका मतलब केपी का मान केसी के मान से क्या हो रहा है रे ज्यादा। इसके लिए देखो ठोस को तो कभी लिखा ही नहीं जाता, इसके लिए भी क्या हो रहा है रे, डेल एन जी कितना आ रहा है 0। ये देखो उत्पाद भी 1 अभिकारक भी 1, 1 में से 1 गया तो 0, और जिसके लिए डेल एन जी 0 उसके लिए केपी बराबर क्या होता है रे केसी। तो अभिक्रियाओं के लिए ऐसे पूछता है, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे देगा और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में पूछेगा कि इस किस अभिक्रिया के लिए केपी ज्यादा है केसी से, केसी ज्यादा है केपी से, केपी केसी के बराबर है क्या है। चलो भाई, ये तो अपना पहला पॉइंट था साम्य स्थिरांक का। दूसरा पॉइंट लिख, ये पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो अगला पॉइंट लिखो साम्य स्थिरांक के बारे में, दूसरा पॉइंट लिखो, दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान यदि साम्य को उल्टा कर दिया जाए, व्यतिक्रम, साम्य को व्यतिक्रम कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक का मान भी कम हो जाता है, रिवर्स क्या हो जाता है।
दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान यदि साम्य को व्यत्युक्रम कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक भी व्यत्युक्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है क्वेश्चन। मतलब समझने का मतलब ये है कि अभिक्रिया को उल्टा करने पर साम्य स्थिरांक भी उल्टा हो जाता है। कैसे? इनवर्स या रिवर्स कैसे होगा, इधर देखो। जैसे मान लो ए अभिक्रिया करके साथ और क्या बना रहा है, उत्पाद कोई सी प्लस डी बना रहा है। और मैं बता देता हूं इस अभिक्रिया का मान लो कि साम्य स्थिरांक K1 है। अब क्या कर दे, इस अभिक्रिया को जस्ट उल्टा कर दे। अभिकारक तो कौन बना दे, प्लस डी, और उत्पाद क्या बना दे, ए प्लस बी। और इसका साम्य स्थिरांक मान लेता हूं, बताओ क्या है, K2। अब बताओ पहली अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में जाने के दौरान क्या किया गया, अभिक्रिया को उल्टा किया गया। तो अभिक्रिया उल्टा करने पर साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाता है, उल्टा। अब पहले वाली अभिक्रिया से दूसरी वाली अभिक्रिया बनाई गई, तो दूसरी वाली अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पहली वाली अभिक्रिया से ज्ञात करना है। तो बताओ दूसरी अभिक्रिया जिसके लिए साम्य स्थिरांक देखना है उसका मान पहले वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया से ज्ञात करना है। तो बताओ दूसरी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पहले वाली अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के जस्ट क्या हो गया है, उल्टा। तो बताओ K2 और K1 में क्या संबंध आया, K2 बराबर 1/K1। अब बताओ यहां से यहां जाने पर क्या हुआ, अभिक्रिया उल्टी होने पर साम्य स्थिरांक भी क्या हो गया, उल्टा। तो बताओ K2 बराबर क्या आ गया, 1/K1। एग्जाम में से मान लो H2 है, I2 के साथ क्रिया किया और ये HI बना, और मान लो इस अभिक्रिया के लिए आपको साम्य स्थिरांक दे दे पावर 2। साम्य स्थिरांक ऐसे बोलेगा, HI के निर्माण की अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक कितना है। तो बताओ HI के वियोजन की अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना होगा। अब बताओ वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक कितना होगा, ऐसे पूछना होगा। बताओ मान, बताओ कितना। यहाँ HI का निर्माण हो रहा है, यहाँ HI का वियोजन हो रहा है। अभिक्रिया जस्ट क्या हो गई, उल्टी, तो साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो बताओ K डैश क्या होगा, K डैश क्या होगा, K के व्युत्क्रमानुपाती। K का मान कितना है, बताओ 1/10⁻²। ये जाएगा ऊपर क्या बन जाएगा, 10⁻। तो मतलब यहाँ से एक ही चीज, अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया उल्टी हो रही है तो साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, उल्टा। या इसको ऐसे देख, 1 मिनट देख, के लिए साम्य स्थिरांक लिखो। तो K1 क्या होगा, उत्पादों का सक्रिय मान बटा अभिकारकों का सक्रिय। आपने K2 लिखो, उत्पादों का कौन है, ए, और कौन है, बी, ये कौन है, सी, और ये कौन है। तो इसकी क्या लिख सकता हूँ, ये देखो जस्ट उल्टा हुआ है, कि डी आ गया नीचे, ए बी चला गया ऊपर। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, K1 सामने नहीं, K1 कहाँ लिखूंगा, नीचे। इसीलिए देखो कहाँ लिखा, पहली अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया प्राप्त करनी है तो पहली अभिक्रिया में ऐसा क्या परिवर्तन किया गया कि हमें दूसरा साम्य स्थिरांक प्राप्त हो रहा है, जस्ट क्या किया गया, उल्टा। हो गया ये तो। अगला पॉइंट लिख, कि दूसरा पॉइंट था, अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक भी, कि साम्य स्थिरांक के बारे में तीसरा पॉइंट लिखो। दो पॉइंट हो, तीसरा पॉइंट लिखो, किसी दी गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया को
उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किसी गुणांक से गुणा कर दिया जाए गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो यह गुणांक साम्य स्थिरांक की घात में चला जाता है। साम्य स्थिरांक की घात में चला जाता है। जब देखिए पहले ये अभिक्रिया ए से बी बन रहा था, इसका साम्य स्थिरांक केवल। बाद में इसी अभिक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया, पूरी अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया, मतलब 2 से गुणा कर दिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी। तो मतलब किसी गुणांक से क्या कर दिया गया, गुणा। अब मैं चाहता हूं कि जो गुणा करने के बाद जो साम्य स्थिरांक आएगा वो क्या होगा, बताओ। देखिए पहले दी गई अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक केवल था, अब इसे किसी गुणांक से गुणा कर दिया, तो अब ये साम्य स्थिरांक K2 क्या आएगा, बताओ। K2 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले साम्य स्थिरांक K1 था वो गुणांक कहाँ चला गया, इसकी घात में। ये देखो क्या आ गया, K2 बराबर K1 की घात कितनी। इसे पहले H2 प्लस I2 और इससे क्या था, ये 2HI। अब देखो तो मैंने ऐसे लिख दिया, HI हाफ H2 और हाफ I2 का दिमाग 100%। इसके लिए मैं साम्य स्थिरांक K1 और इसके लिए लिख देता हूं K2। अब बताओ, पहले तो इस अभिक्रिया से इस अभिक्रिया में जाने के दौरान हुआ क्या, एक तो अभिक्रिया जस्ट उल्टी हो गई। ये देखो पहले H2I2 इधर थे, आज इधर है। HI पहले उत्पाद था, आज अभिकारक है। एक काम और हो रहा है, उल्टी तो हो रही है। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था। यहाँ से यहाँ आने के दौरान क्या हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ आधा हो गया, यहाँ भी आधा मोल हो गया। का मतलब आधी भी की, क्या की गई है, आधी। देखो यार, बटा 2, 2 का भाग लगाया 1/2, 1/2 और 2 से हो गया 3। इसका मतलब अपने को अगर दूसरी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक पहले वाली अभिक्रिया से लिखना है, तो पहले वाली अभिक्रिया उल्टी हुई, तो साम्य स्थिरांक क्या हो गया, बताओ क्या लिखो, K2 बराबर 1/, और किससे गुणा किया, 2 से नहीं, 1/2 से। अरे क्या की गई है, आधी। ये देखो 1/2, यहाँ पर 1/2 से 2 गुणा हो तो क्या हो गया, ये देखो आधा किया। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और गुणांक कहाँ चला जाता है, पहले वाले साम्य स्थिरांक की घात में। और 1/2 को क्या लिखा जाता है, रूट का मतलब तो क्या है, K2 बराबर, बताओ 1/K1 का रूट है। एक परिवर्तन साम्य स्थिरांक दोबारा देखो, N2 आपस में क्रिया करके के 2 मोल बना संतुलित अभिक्रिया को मैं ऐसे NH3 का वियोजन हो रहा है, और ये यहाँ 1/2, तो क्या क्या किया गया, इसका साम्य स्थिरांक है, इसका साम्य स्थिरांक। यहाँ से यहाँ आने पर एक तो अभिक्रिया को उल्टा किया गया, पहले अमोनिया यहाँ था उत्पाद, आज अभिकार। और क्या किया गया, आधा। इसके आगे भी देखो 1/2 लिखो, 1/2 है ना, इसके आगे भी 1/2, तो कितना हो गया, 1/2। इसके आगे भी, इसको भी गुणा करो 1/2 से, 1/2 से वापस में क्या हो गया, Kg। पहले अमोनिया के 2 मोल थे तो 1 रह गया, कि 3 में 2 का भाग लगाया, 3/2, और यहाँ 1/2। बताओ K2 क्या होगा, पहले तो पहले वाली अभिक्रिया उल्टी हुई तो साम्य स्थिरांक भी उल्टा। अब इसको किस गुणांक से गुणा किया गया, इस अभिक्रिया को 1/2 से। बताओ यहाँ क्या लिखा, बताओ ना, K2 बराबर क्या, 1/,
एग्जाम में ऐसे पहली वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 100 है, तो दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना होगा? कितना था? 100। तो करोड़ कितना होता है? 10, और 10 का 1 में भाग लगाया तो पहले वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक दे दिया जाएगा और दूसरी वाली के लिए। तो पहले ये तो देखो ना कि पहली वाली अभिक्रिया से दूसरी वाली अभिक्रिया बनाएगी तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, अभिक्रिया उल्टी नहीं हुई या बेसी की। और देखो एक एग्जाम्पल, मान लो HI है, बना रहा है H2I2, तो मोल है, के लिए साम्य स्थिरांक K1 है, मान लो 50 है। अब देखना कि अभिक्रिया को ऐसे करना, HI अब ये बना रहा है H2 और I2, 1/2 K2। पहले तो ये बताओ यहां से यहां जाने पर अभिक्रिया उल्टी हुई क्या? नहीं हुई। इसका मतलब जो K2 आएगा उसके जस्ट सामने कौन आएगा? K1। कि अभिक्रिया आज उल्टी नहीं हुई है। पहले अभिकारक HI था, आज भी HI है। अब क्या परिवर्तन हुआ? कौन से गुणांक से गुणा किया गया? क्या हो गई? आधी। यहाँ मोल 2 थे, यहाँ 1 हो गया। यहाँ मोल 1 था, यहाँ आधा हो गया। यहाँ मोल 1 था, यहाँ भी आधा हो गया। और गुणांक कहाँ चला जाता है? पहले वाले साम्य स्थिरांक के घात में। अब बताओ बाद वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक पहले वाली अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के 2 बराबर हो गया। पहले वाली का कितना था? 49। अब 50 करो, अब बताओ देखिए इसका मतलब साम्य स्थिरांक के बारे में मैंने क्या किया, साम्य स्थिरांक से कैसे एग्जाम के दौरान पूछे जाते, एक बार दोबारा बताओ। अभिक्रिया उल्टी होने पर साम्य स्थिरांक भी क्या हो जाता है? अभिक्रिया को किसी गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो गुणांक कहाँ चला जाता है? घात में। लिखो एक बार, कहाँ तक लिखनी, ये लिख रहे थे? ये सीखना है, साम्य स्थिरांक को किसी गुणांक से गुणा करने पर गुणांक कहाँ चला जाता है? घात में। ये तो हो गया। चलिए कोई, बस आपको ये सीखना है यहाँ से एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया के दौरान जाने पर हुआ क्या, बस। मतलब या तो ऐसे पूछ सकता है K2 या K1 में सब क्या होगा, या ऐसे दे सकता है पहले वाले के लिए मान इतना है तो बाद वाले जब कंडीशन उल्टी की गई या आधा किया गया तो बाद में साम्य स्थिरांक कितना
बस यही चेक, पहली अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में जाने के दौरान हुआ क्या। बात समझ, बात बिना देखे लिख। अगला देखो क्या था, अगला पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए, क्या लिखो, 4 नंबर पॉइंट। साम्य स्थिरांक, यदि कोई परिणामी साम्य, यदि कोई परिणामी साम्य एक से अधिक साम्यों के योग से प्राप्त होता है, एक से अधिक साम्यों के योग से प्राप्त होता है, तो तो परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, परिणामी साम्य, परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सभी साम्य स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कि कोई परिणामी साम्य एक से अधिक साम्यों के योग से प्राप्त होता है, तो परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सभी अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। इधर देखो, देखिए, मान लो पहले वाली अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक कोई उत्पाद बना रहा है ए, सामने देखो सभी अब, और इसके लिए मैं बता देता हूं, मान लो उसका साम्य स्थिरांक K1 है, दूसरी वाली में ए बी बना रहा है, इसके लिए साम्य स्थिरांक K2, तीसरी वाली में बताओ साम्य स्थिरांक K3, और जिसके लिए ज्ञात करना है वो क्या है, K4। अब बताओ, इस तरफ तो अपने को क्या चाहिए R, और इस तरफ क्या चाहिए अपने को P। अब बताओ, इन तीनों अभिक्रियाओं से अगर ये साम्य प्राप्त करना है तो इन तीनों अभिक्रियाओं में से क्या किया जाए, इन तीनों अभिक्रियाओं से हमें ये चौथी अभिक्रिया बनानी, तो बताओ क्या किया जाए, लगाओ देखिए दिमाग। इन तीनों अभिक्रियाओं में ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए कि इन तीनों से अपने को ये प्राप्त हो जाए। आर तो इधर का इधर रखना है, पी को इधर से इधर रखना। अब बताओ, इन तीनों अभिक्रियाओं का, इन तीनों साम्यों का क्या किया जाए, तो आपस में योग किया जाए, तो अभिक्रिया को आपस में जोड़ा जाएगा। ये बताओ, ये ए अभिकारक की तरफ है, ये उत्पाद की तरफ, आपस में क्या हो गया, ये बी अभिकारक की तरफ है, ये बी उत्पाद की तरफ, ये भी आपस में क्या हो गया, के। इधर केवल क्या बचा, आर, इधर केवल क्या बचा, पी। ये जो परिणामी साम्य है अपना, ये परिणामी साम्य ऊपर वाले सभी साम्यों से किसे प्राप्त हुआ, योग से प्राप्त हुआ। इस परिणामी अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक आए, ये साम्य जिन जिन अभिक्रियाओं के योग से प्राप्त हुआ है, अभी साम्य ये बताओ किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। यदि कोई परिणामी साम्य एक से अधिक साम्यों के योग से प्राप्त हुआ है, तो परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सभी साम्यों के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर हो। साम्य स्थिरांक के बारे में पहली बात क्या,
केपी और केसी में संबंध वाली। केपी ज़्यादा होगा, केपसी ज़्यादा होगा, आपस में बराबर होंगे। अभिक्रिया को व्युत्क्रम करने पर साम्य स्थिरांक भी व्युत्क्रम हो जाता है। साम्य स्थिरांक को किसी गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो गुणांक कहाँ चला जाता है, घात में। और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, अगर कोई परिणामी साम्य एक से अधिक साम्यों के आपस में योग करने से प्राप्त हो रहा है तो परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक सभी साम्य स्थिरांक के बराबर हो। अगला लिखो। ये बहुत बार काम आया था पहले। अभिक्रिया गुणांक के प्रदर्शित करते हैं कि क्यू से। अभिक्रिया गुणांक क्या होता है, ये भी एक प्रकार का साम्य स्थिरांक। जैसे लिखो, अभिक्रिया गुणांक होता क्या है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तुलना किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, ऐसे लिखो, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की तुलना अभिक्रिया गुणांक से करने पर अभिक्रिया की दिशा का, अभिक्रिया अगर दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा, अभिक्रिया दिशा का निर्धारण किया जाता है। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया गुणांक की साम्य स्थिरांक से तुलना करके अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब देखो एक बात, इधर देखो, देखिए सामने पहले कोई अभिक्रिया है, मान लो आर अभिक्रिया कारक है, इससे उत्पाद बन रहा है पी। इधर देखो एक, इसके लिए पहले अभिक्रिया गुणांक लिखो तो क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया गुणांक कैसे लिखा जाता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। अब बोलोगे ये साम्य स्थिरांक भी, के लिए अगर मैं साम्य स्थिरांक लिखूं तो बोलो के इक्वल उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारकों का सक्रिय। आपको पता है ये साम्य स्थिरांक केवल कब लिखा जाता है, जब आर एफ बराबर है आर बी हो। बोले तो अगर अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर हो, इसका मतलब ये साम्य स्थिरांक तो केवल कब लिखा जाता है, साम्य अवस्था पर है। साम्य अभिक्रिया गुणांक एक ऐसा गुणांक है जो अभिक्रिया के दौरान किसी अवस्था पर लिख, अवस्था बोले बताओ, देखिए साम्य अवस्था से पहले, हाँ साम्य अवस्था से चाहे पहले लिखो, चाहे साम्य अवस्था के बाद लिखो, और चाहे साम्य अवस्था पर लिखो, साम्य अवस्था। लेकिन आपको ये भी पता है कि साम्य अवस्था पर तो क्या होगा, बताओ देखिए, साम्य अवस्था पर तो अभिक्रिया गुणांक साम्य स्थिरांक के बराबर ही होगा। का मतलब जब साम्य अवस्था होगी अभिक्रिया की, उस दौरान तो जो साम्य स्थिरांक होता है क्या होता है, साम्य स्थिरांक। अब देखना बना अभिक्रिया बाद की अभिक्रिया, कहना चाह रहा हूं उत्पाद बहुत ज्यादा बन गया, उत्पाद बहुत ज्यादा है, ऊपर वाली राशि है, इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया उत्पाद बहुत का मतलब इस अभिक्रिया, बात बताओ रे, इस अभिक्रिया में उत्पाद ज्यादा होगा, उसके लिए अभिक्रिया गुणांक साम्य स्थिरांक की तुलना में ज्यादा है। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये तो कहाँ लिखा जाए, अब बताओ रे इस कंडीशन में अभिक्रिया
उत्पाद बहुत ज़्यादा बन चुका है। अब क्या बनेगा, ये अभिकार, तो अभिक्रिया जाएगी पीछे, जाएगी पीछे। तो मतलब ये अभिक्रिया का गुणांक का मान क्या बता रहा है, अभिक्रिया में जाएगी बस है। तो मतलब यह गुणांक का क्या उपयोग, क्या आगे जाएगी या पीछे जाएगी, इसी में देखोगे। अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता का, अगर मान लो अभिक्रिया गुणांक की तुलना में साम्य स्थिरांक ज्यादा है, ये मान कम क्यों आया, का मतलब नीचे वाली राशि का मान ऊपर वाली से क्या है, ज्यादा। का मतलब यहाँ कौन ज्यादा है, अभिकारक। बताओ अभी कहाँ जाएगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, बोले तो कहाँ जाएगी, अग्र दिशा। अब बताओ अभिक्रिया गुणांक की साम्य स्थिरांक से तुलना करने पर क्या बताया जा रहा है, अभिक्रिया की दिशा, कि अभिक्रिया आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अब बताओ अभिक्रिया गुणांक को कहाँ लिखा जाए, देखो पहले भी लिखा, बाद में भी लिखा जा रहा है और साम्य अवस्था पर भी। अब बताओ अगर k q के बराबर ही हो जाए, का मतलब क्या है, साम्य। चलो भैया आज की क्लास के लिए बहुत है, एक बार ये लिखो।